हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9वीं की NCERT की मैथ्स की जो नई बुक आई है गणित मंजरी, उसके तीसरे चैप्टर की प्रश्नावली 3.2 का सॉल्यूशन इसके अंदर हम करेंगे। मध्याह्न के समय उच्च तुंगता वाले लद्दाख के मरुस्थल में तापमान 4 डिग्री सेल्सियस अंकित किया गया है। मध्य रात्रि के समय इसके तापमान में 15 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। मध्य रात्रि का तापमान क्या है? तो देखिए, प्रारंभिक तापमान मध्याह्न के समय था ना, कितना है? 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि +4 डिग्री सेल्सियस। तापमान में कमी कितनी हो गई? 15। तो मध्य रात्रि का तापमान क्या बनेगा? अभी 4 में से 15 कम, यानी कि -15 घटा 15 डिग्री सेल्सियस, और 4 में से 15 घटाएंगे तो क्या जाएगा आपका? -11 डिग्री सेल्सियस। अतः मध्य रात्रि का तापमान क्या जाएगा? -11 डिग्री सेल्सियस। दूसरा प्रश्न, एक मसाला व्यापारी 850 रुपए का ऋण लेता है। अगले दिन उसे 1200 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। आने वाले सप्ताह में उसे 450 रुपए की हानि होती है। इस अनुक्रम को पूर्णांकों का उपयोग करते हुए समीकरण के रूप में लिखिए और उसके अंतिम लाभ आने की गणना कीजिए। तो देखिए, उसने अपना कारोबार शुरू करने के लिए सबसे पहले 850 रुपए का ऋण लिया, तो -850 लिखेंगे। फिर इसको अगले दिन लाभ हो गया 1200 रुपए का, तो लाभ को धनात्मक लेंगे, यानी कि +1200 रुपए। फिर अगले सप्ताह उसको 450 रुपए की हानि हो गई, हानि को ऋणात्मक लेंगे, यानी -450। यानी कि ऋण हो या हानि हो, उसको माइनस में, और जो लाभ हो रहा है उसको प्लस में दिखा दिया। समीकरण क्या बनेगी अंतिम स्थिति में? देखिए, ऋण लिया 850 रुपए का, 1200 रुपए लाभ हो गया, फिर 450 रुपए की हानि होगी, तो उसको भी घटा में दिखाया उसको। अब गणना कैसे करेंगे इसकी? देखिए, गणना में क्या किया? -850 + 1200 -450, माइनस वाले दोनों इकट्ठे कर लिए एक बार, और प्लस का इधर लिख दिया। अब -850 और 450 दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा आपका? ये -1300 हो जाएगा, यानी ये आ गया आपका -1300, और प्लस के कितने हैं? 1200। तो क्या हुआ लास्ट में? -100, यानी को उसको अभी भी 100 रुपए की क्या है? हानि है। हानि है, या ये कह दीजिए अभी भी उसको 100 रुपए किसी को देने हैं, क्योंकि उसने स्टार्ट किससे किया था? -850 से। तो उत्तर, व्यापारी को अंत में 100 रुपए की हानि या -100 रुपए का परिणाम मिलेगा उसको। लास्ट रिजल्ट उसका ये रहेगा। तीसरा प्रश्न, ब्रह्मगुप्त के नियमों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित की गणना कीजिए। ब्रह्मगुप्त के नियम, तो देखिए, गुणा जब करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है आपका? आप दो संख्याओं की गुणा कर रहे हैं, अगर दोनों आपकी हैं धनात्मक, दोनों आपकी क्या है? धनात्मक है। पहली धनात्मक है, दूसरी भी धनात्मक है, तो उनका गुणनफल धनात्मक आएगा। अगर उनमें एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, चाहे कौन से आगे पीछे हो, तो माइनस आएगा। दोनों माइनस हैं, दोनों घटा की हैं, तो भी क्या आएगा आपका? प्लस आएगा। और किसी भी संख्या को अगर आप 0 से गुणा कर देंगे तो क्या जाएगा? 0 आएगा, शून्य ही आएगा। तो यहाँ अपने को क्या पता चल रहा है कि जब दोनों चिन्ह सेम है, चाहे दोनों प्लस के हैं चाहे दोनों माइनस के हैं, तो गुणनफल आ रहा है प्लस में। और एक अगर प्लस का है और एक माइनस का है, फिर क्या आएगा आपका? माइनस घटा आएगा। तो यहां देखिए, अगर पहले की बात करें, ये -12 और +5, एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो गुणा किस में आएगी? माइनस में आएगी, और 12 पंजे क्या हो जाएगा? 60, और कुछ नहीं करना, इतना ही बस। दूसरे को अगर देखिए, दोनों माइनस के, -8 और -7, तो दोनों माइनस है, तो गुणा इनकी प्लस में आएगी, धनात्मक आएगी। तो 8 सते 56, आप 56 से पहले प्लस का निशान लगाओ ना लगाओ कोई जरूरी नहीं है। अगर कोई निशान नहीं लगा रखा है, कोई चिन्ह अगर नहीं लगा रखा है, तो वो प्लस का ही माना जाता है। तीसरे पार्ट की बात करें ना, तीसरे में, तो यहां क्या कर रखा है? 0 - -14, 0 - -14।
अब 0 यानी शून्य तो शून्य ही रहेगा, और यहाँ ब्रैकेट के बाहर जब माइनस हो, अंदर कोई संख्या है कोई भी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी ये क्या बन जाएगा आपका 0 + 14, और 0 + 14 क्या हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा अपना 14 हो जाएगा। तीसरे में भाग, तो भाग में भी वही नियम रहते हैं जो गुणा के अंदर, यानी कि दोनों प्लस के हैं तो प्लस आएगा, दोनों माइनस के हैं तो भी प्लस आएगा, और एक अगर प्लस का है एक माइनस का है तो माइनस आएगा, और 20 को 4 से भाग करेंगे, 4 पंजे 20। तो ये आ जाएगा आपका तीसरा क्वेश्चन, चौथा पार्ट तीसरे क्वेश्चन का। चौथा प्रश्न, वास्तविक जीवन से संबंधित ऋण भार के एक उदाहरण का उपयोग करते हुए विस्तार पूर्वक बताइए कि किसी ऋणात्मक संख्या को घटाना, जैसे 10 में से आप घटा 2 को घटाएं तो एक धनात्मक संख्या का योग करने के समान क्यों है। जैसे यहां दे दिया 10 में से -5, यानी घटा 5 को घटाना है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 15 के, यानी कि ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 15। तो एक किस्म से क्या हो रहा है यहाँ पे, ऋणात्मक संख्या को घटा रहे हैं किसमें से, धनात्मक में से, तो ऋणात्मक संख्या एक किस्म से जोड़ने के समान हो जाएगी। वास्तविक जीवन का उदाहरण है, जैसे देखिए मान लीजिए आपके पास 10 रुपए है, नगद है, यानी कि +10 हो गई। ऋण की स्थिति, आपने किसी का 5 रुपए का कर्ज ले रखा है, किसी से आपने 5 रुपए ले रखे हैं, और कर्ज ले रखा उसको किससे दिखाएंगे, -5 से दर्शाते हैं। स्थिति का आकलन क्या हुआ, देखिए अब यदि आप ₹5 का कर्ज अभी भी बकाया माना जाए तो आपकी शुद्ध संपत्ति कम महसूस होगी, यानी कि 10 आपके पास थे, 5 का कर्ज ले रखा है, इट मीन्स आपके पास संपत्ति कितनी है, 5 रुपए हुई, 5 तो आपको देने हैं किसी के। ऋण का निरस्तीकरण यानी घटाना, अब मान लीजिए कोई मददगार या मित्र आपका वह 5 रुपए का कर्ज माफ कर देता है, छोड़ भी तेरे को नहीं देने हैं, अर्थात आपके ऊपर से -5 के ऋण को हटा देगा या घटा देगा, घटा देगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका, ये नीचे हो जाएगा यही मौजूदा धन और हटाया गया धन। आपके पास मौजूदा धन है, उसमें से हटाया गया धन कितना हटा देगा, -5 हटा रहा है, तो माइनस माइनस एक किस्म से क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि एक किस्म से आपके पास कितने होगी, 15 होगी। हालांकि आपके पास है तो 5 ही, 10 रुपए ही, लेकिन क्योंकि आपने 5 रुपए बाकी नहीं देने वापस किसी के भी, तो मौजूदा धन कितना माना जाएगा, 15 माना जाएगा। परिणाम क्या है, जब आपके ऊपर से ₹5 का कर्ज हट जाता है तो प्रभावी रूप से आप 5 रुपए और अधिक धनी हो जाएंगे, और ज्यादा 5 रुपए फालतू आपके पास माने जाएंगे। तो निष्कर्ष क्या निकला भाई, ऋणात्मक संख्या को घटाने का अर्थ ऋण को कम या खत्म करना होता है, जो कि सीधे तौर पर आपकी धन संपत्ति में वृद्धि धनात्मक योग के बराबर है। तो इस ढंग से आपकी एक्सरसाइज ये कंप्लीट है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।